अमेज़न के ऊपर बेचते हुए जब आप बेचने लगेंगे, जब आप डिसीज़न लेंगे कि मैंने अमेज़न एफबीए करना है, तो आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि मैंने किस कैटेगरी में घुसना है। तो जब आप कैटेगरी की डिसीज़न ले रहे होंगे, तो उसमें जो एक इम्पोर्टेंट यानी जो न्यूमरस फैक्टर्स हैं, वो किसी वीडियो में डिफ़ाइन करूँगा किस-किस फैक्टर को आपको देखना है। लेकिन जो एक मेन फैक्टर होगा जो आपको ज़हन में रखना होता है, वो है रिटर्न्स का, रिटर्न परसेंटेज, कि जिस कैटेगरी में मैं घुसने जा रहा हूँ, क्या इस आइटम की रिटर्न्स थोड़ी ही होती हैं या ज़्यादा, इस कैटेगरी की रिटर्न्स, ठीक है? वो आपको पता चल जाता है। मेनली जो कैटेगरीज़ हैं जिसकी रिटर्न सबसे ज़्यादा होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि मेन कैटेगरीज़ हैं जिनकी रिटर्न ज़्यादा, एक अपैरल, इसकी सबसे ज़्यादा रिटर्न कम समझी जाती है। ये ऊपर-नीचे होती रहती है, इसकी रिटर्न परसेंटेज है एवरी ईयर। अमेज़न का डाटा हर साल जब होता है, मार्केट में आता है, पता चलता है, तो हर साल ये ऊपर-नीचे होती रहती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रहती है वो अपैरल, उसके बाद आपकी शूज़ की कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी और इसके अलावा ज्वेलरी की कैटेगरी। ये वो कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसकी ना रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रिटर्न रेशियो होती है। तो अगर आप एफबीए करने जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप उस लोकेशन पे नहीं है, जैसे आप पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में बेचना चाह रहा है, यूके में बेचना चाह रहा है, जर्मनी में बेचना चाह रहा है, तो उसको अपने ज़हन में सबसे पहले नंबर पे ये चीज़ रखनी है कि मुझे इन कैटेगरीज़ में नहीं घुसना, क्योंकि इसकी रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा है, आपको लॉस होगा, आप रिटर्न वापस कहाँ मंगवाओगे? फँस जाओगे। अनलेस आपके पास 3PL सॉल्यूशन है, अगर आप 3PL सॉल्यूशन भी लिया हुआ है, फिर भी आप प्रॉब्लम में, उधर भी तो आपको पैसे पड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने, अगर आप उस मुल्क में मौजूद नहीं है, इसको याद रखना है, हर एक के ऊपर ये चीज़ मैं लागू नहीं करूँगा। अगर आप उस कंट्री में मौजूद नहीं है जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, जैसे मैं यूके में बैठा हूँ, मैं यूके में सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पे ये चीज़ लागू नहीं होती। आप अगर अमेरिका में बैठ के यूके में सेल कर रहे हैं, आपके ऊपर ये चीज़ लागू होती है, ठीक है? इसी तरह पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं, दुबई से बैठ के कर रहे हैं, या यहाँ से मैं दुबई करना चाहूँ और दुबई के ऊपर मेरे ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि मुझे रिटर्न परसेंटेज ज़रूर देखनी है, किस कैटेगरी की ज़्यादा होती है, किस कैटेगरी की थोड़ी होती है, ठीक है? क्योंकि अपैरल की जो है रिटर्न, क्योंकि मैं अपैरल में काम भी करता हूँ, इसलिए मैं आपको इसको फर्दर बता सकता हूँ इसके बारे में। अगर अपैरल में आपकी 5% रिटर्न आ रही है ना, तो आप बहुत लकी हैं, ये बहुत अच्छी रिटर्न है, ठीक है? तो हमेशा इससे ऊपर होगी, आपको मिलेगी 15, 20, 25, 30 तक जा सकती है। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था अपैरल कैटेगरी के अंदर सेल करते हुए, कि अगर हम जिस कंट्री में रहते हैं और उसमें ही बेचते हैं, एफबीए करके भी या एफबीएम करके भी, मर्चेंट भी, तो हम लोगों की जो रिटर्न परसेंटेज आ रही होती है वो तकरीबन 10-15% आ रही होती है। लेकिन जब यही आइटम हम, सेम आइटम दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बैठ के, चाहे वो मर्चेंट के तौर पे भी हम बेचते हैं, क्योंकि हम यूरोप में बेच रहे होते हैं, जर्मनी, फ्रांस में, तो उसी कैटेगरी की और उसी प्रोडक्ट की जो रिटर्न है, अगर यहाँ 10 से 15 आ रही है, वहाँ 25 से 30 पे चली जाती है, क्योंकि हर कंट्री की साइजिंग डिफरेंट हो जाती है। हालांकि जर्मनी और यूके और फ्रांस में सिर्फ लेबल को हम डिफरेंट कर दें तो मसला नहीं बनता, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो थिंकिंग है, जो या क्लोथिंग है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर आप यहाँ से वहाँ बेच रहे हैं। इसीलिए आपको कंट्री वाइज थोड़ा सा फोकस होना पड़ता है कि किस कंट्री का क्या साइज़ है, आपको ये ज़हन में रखना है। एक ही आइटम आप हर कंट्री में नहीं बेच सकेंगे अपैरल का। अब देखिए, दूसरे आइटम्स आप हर कंट्री में बेच सकेंगे, ठीक है? अगर ऐसा आइटम की कैटेगरी में घुस जाते हैं, जैसे अब हाउस की कैटेगरी है, आपने कुछ हाउसिंग और किचन वेयर है और गार्डन वेयर है, अब ये चीज़ तो देखो स्टैंडर्ड है, ये हर जगह सेम चीज़ यूज़ हो रही होती है, ठीक है? उसमें कस्टमर चाहे जर्मनी बैठा है, फ्रांस बैठा है, इटली बैठा है, स्पेन बैठा है, अमेरिका बैठा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो आपसे ख़रीद लेगा और यूज़ में ले आएगा। लेकिन जो आपका अपैरल है, वो साइजिंग डिफर कर जाएगी कंट्री टू कंट्री, ठीक है? इसलिए आपको वन साइज फिट ऑल की चीज़ यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो जो रिटर्न परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ कि यूके के अंदर जब हम बेचते हैं, हमें इतने से इतने मरतबा, और 5% हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो यूके में बैठा हुआ है, ठीक है, और यूके में बेच रहा है, वो क्लोथिंग और इनके अंदर जो है अपैरल और इन सारों के अंदर ना तजर्बे कर सकता है। उसको क्या चाहिए, जब, क्योंकि हमारे यहाँ आप यूके में आओगे, ज़्यादातर लोग जो है ना वो अपैरल की कैटेगरी में ही घुसे हुए हैं। तो आप मिलोगे, लोग कह रहे होते हैं पैरल में ना घुसो, पैरल में ना घुसो, लेकिन खुद भी बेच रहे हैं। इनको क्या फ़ायदा हो रहा है? जैसे मैं पैरल में भी बेच रहा हूँ, मैं दूसरी कैटेगरीज में भी लगा हुआ हूँ, ठीक है, और नई नई कैटेगरीज को एक्सप्लोर करता होता हूँ। तो मेरे आइटम जो है वो
तकरीबन फ्लक्चुएट, एक आइटम था वो 10-11% पे रिटर्न पे गया होता है। अब देखो ना, जब मैं इधर रह के काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होता है, मैं रिटर्न कैसे मैनेज करता हूँ। मुझे नज़र आता है मेरी रिटर्न बढ़ गई है, तो मैं कस्टमर्स की रीज़न देखता होता हूँ। वो एक मैं पूरी वीडियो रिटर्न पे बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊँगा कैसे आपने जानना है कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। रिटर्न की तब पूरी कंप्लीट वीडियो होगी वो। तो वो बात की बात होगी। अभी हम इस पे जो टॉपिक पे रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कस्टमर को मसला क्या आ रहा है, फिर मैं अगली जो शिपमेंट होती है उसमें उसको रिज़ॉल्व करता हूँ। अभी इस शिपमेंट में तो मुझे 15-20% रिटर्न मिल गई, लेकिन अगली जो शिपमेंट आती है उसमें वो 4-5% कम हो जाती है। फिर मैं देखता हूँ अब कौन सा मसला आ रहा है। अगर फिर सेम मसला आ रहा हो, फिर मैं फर्दर उसकी साइजिंग में चेंज लेके आता हूँ, पैटर्न चेंज कराता हूँ साइज़ का मैन्युफैक्चरर से, और उसके बाद वो फर्दर मैं उसको मॉडिफिकेट करता हूँ। अब मेरा एक आइटम ऐसा है जो मैं 15% या 11-15% से स्टार्ट हुई थी रिटर्न, अब वो तकरीबन 4 या 5% पे आ गया। इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर को अपैरल के अंदर साइज़ का भी मसला ना हो, कुछ और मसला ज़रूर निकल आता है। मुझे उसको कलर पसंद नहीं आया, उसको साइज़ उसको चीज़ पसंद नहीं आई। उसने, और बाज़ का कस्टमर क्या करता है, 2 आइटम्स आपसे ख़रीद लेता है, 2 साइज़ेज़। जैसे अगर कस्टमर का मीडियम पहनता है, वो मीडियम और लार्ज ख़रीद लेगा। वो दोनों पहन के देखेगा, जो पूरा आएगा ठीक है, अदरवाइज़ अगला आपको रिटर्न करेगा। उसको तो फ्री रिटर्न पड़ रही है, आप ठुक रहे हैं। ठीक है, इधर आप क्या कर सकते हैं, इधर आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक मसला है। ठीक है, इसलिए आपसे कस्टमर्स जब 2 साइज़ खरीद रहे हों ऊपर नीचे, तो आप समझ जाएँ उस्ताद एक वापस आने वाला है, एक रिटर्न मेरी पक्की हो गई। तो ये है पैरेलल के प्रॉब्लम्स, कि ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं पैरेलल के अंदर। इसलिए मैं 5% कह रहा हूँ, बहुत अच्छी फिगर है। ठीक है, क्योंकि ना चाहते हुए भी जो रिटर्न कर रहे हैं ना, बगैर किसी साइजिंग के इशू से, तो वो इतना आपको बना देगा 5% तक का। अच्छा, फिर मसला क्वेश्चन ये आता है, अगर हमने पैरेलल में बेचना है और आप चाहते हैं रिटर्न परसेंटेज कम हो, एक तो आप मैन्युफैक्चर से करवाते रहेंगे, लेकिन कब तक करवाते रहेंगे। ठीक है, जितने आपके आइटम आगे वो तो ठुक गए। तो फिर आप अपैरल के अंदर ऐसा क्या करें कि रिटर्न परसेंटेज को और फर्दर मैनेज कर सकें। उसका एक तरीकाकार तो ये है कि आप जो हैं ऐसी अपैरल के अंदर प्रोडक्ट्स बेचें जिसके अंदर साइज वेरिएशंस कम हो। ठीक है, वन साइज आइटम्स, सही है ना। आप वन साइज क्लोथिंग बेच लें, आप वन साइज का कुछ बेच लें। अब वन साइज के अंदर क्या होता है, 4-5 साइजेस मिला के एक साइज बन जाता है, ये बैगी क्लोथिंग होती है। आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बड़े ध्यान से लेके चलना है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आप काफ़ी ज़्यादा, अब जैसे आपने 10 आइटम मंगवाए हैं, वो एक ही साइज़ में आ रहे होंगे, लेकिन जब आप 5 साइजेस मंगवा रहे होंगे डिफरेंट, तो आपको 10-10 50 आइटम मंगवा रहे होंगे। तो देखो कितना फ़र्क पड़ गया, आपकी कॉस्टिंग भी कम हो गई, आप जो पैसे लगा रहे थे आइटम के अंदर वो भी कम पड़ गए। तो इसलिए एक ऑप्शन वन साइजिंग की भी है, सही है। दूसरा, आप देखें, आप अपर मंगवा रहे हो या बॉटम मंगवा रहे हो, आप शर्ट जैकेट मंगवा रहे हो, या आप जीन्स और इस तरह की चीज़ें जो नीचे लेगिंग नीचे पहनने वाला आइटम मंगवा रहे हो। ऊपर पहनने वाला आइटम में भी साइजिंग का तो काफ़ी मसला आता है, क्योंकि हर एक की चेस्ट और वो पेट किसी का बाहर होता है, प्रॉब्लम्स बनते हैं। लेकिन नीचे जो होता है, अगर आप वेस्ट और इनसीम को आपने मैनेज करना है, और एक बार आपको मसला आएगा सिर्फ आपकी इनसीम के अंदर और राइज, ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम शुरू में अगर कर रही हैं और आपने वो मैनेज कर ली, तो फिर आगे जाके क्या होगा, आप ये इसकी रिटर्न रेशो कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अगर अपैरल के अंदर काम करना हो, तो आपने ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, आप अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, कि मुझे रिटर्न्स आएंगी, और मैं अगर किसी दूसरी कंट्री बैठा हूँ तो मुझे वही आइटम जो मैं इधर अपैरल अगर बेच रहा हूँ, जिस कंट्री में मैं एग्जिस्ट करता हूँ, उससे आगे किसी दूसरी में बेच रहा हूँ, तो मुझे ज़हन में रखना है मेरी रिटर्न परसेंटेज बहुत है, उसको मैंने कैसे डील करना है, टैकल करना है। और वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल, हर एक कंट्रीज़ के लिए आप सेम साइज़ यूज़ नहीं कर सकते, कहीं पे उसको मसला करेगा, तो आपको उस कंट्री के हिसाब से साइजिंग करनी पड़ेगी। तो ये है अपैरल के कुछ डिसएडवांटेजेस। हाँ, अब मैनेज कैसे करोगे, अगर रिटर्न आती है तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, यही क्वेश्चन आता है। उसका तरीकाकार ये है, अगर लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बंदे की 20% रिटर्न आ रही है। ठीक है, 20% रिटर्न का मतलब क्या है कि 100 आइटम्स ने बेचे और 20 आइटम्स कस्टमर्स ने रिटर्न कर दिए। अच्छा, अब आप जब भी एक आइटम FBA पे रिटर्न होता है, तो उस पे तकरीबन 12 या 13% मैंने अपना कैलकुलेट किया था, 13% ना मेरे जेब से पैसे चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं 13% से, फुलफिलमेंट फ़ी मुझे वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, एक तो वो पैसे की अगर रिटर्न होती है तो फुलफिलमेंट की थी। कमीशन का अमेजोन कमीशन चार्ज करता है 15.3% है पैरेलल पे इस टाइम करंटली यूके में। तो उसका 20%, यानी जो 15.3 का अगर लेट्स सपोज 10 पाउंड था कमीशन अमेजोन का, तो उसका 20% बना 2 पाउंड। अमेजोन उस कमीशन में से भी
20% अपने पास रखता है, यानी 2 पाउंड रख लेगा अगर कमीशन उसने 10 पाउंड काटा है, तो यहाँ से भी पैसे गए। इसके अलावा एक एडमिन की फ़ी भी वो काटता है, तो ये सारी फ़ी मिला के बनती है तकरीबन 12 से 13%। तो एक आइटम का रिटर्न आने का मतलब आपका 12 से 13% लॉस हो गया, ठीक है, हो गया। अब उस आइटम के ऊपर, ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि मेरा जब एक आइटम रिटर्न आएगा तो, और एक आइटम मैं अगर बेचता हूँ, उसका प्रॉफिट, जैसे एक आइटम बेची आपने, उसका प्रॉफिट बना 5 पाउंड। अब एक आइटम जब रिटर्न आती है तो आपने देखा जितने लॉसेज होते हैं, क्या वो 5 पाउंड होते हैं या इससे कम होते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है इस चीज़ को करने का, कि अगर आपका 20 आइटम रिटर्न आ गए, इससे मुराद आपका 20 आइटम्स का प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। यानी आपका समझो आपने 40 आइटम्स थे, ठीक है, 40 आइटम्स आपके फारग हुए उसके प्रॉफिट का, क्योंकि 40 तो 20 तो वापस आ गई ना, वो तो गई। इसके अलावा जो अगली आपने 20 बेची हैं, उसका जो आपने पर आइटम जो रिटर्न की कॉस्ट आपको तकरीबन 5-5 पाउंड पड़ रही है, वो सारी आपके जो अगला 5-5 पाउंड अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उन 20 में से माइनस होगा, तो आपको 60 आइटम्स जो आप बेच रहे होगे उस पर जो प्रॉफिट होगा वो असल प्रॉफिट होगा। 20 आइटम्स आपके 40 आइटम्स को खा जाएंगे। अगर आपका, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ, रिटर्न की जो कॉस्ट आपको पड़ती है वो और आपका प्रॉफिट जो है वो सेम है, इसीलिए प्रॉफिट पर आइटम आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा रखना ज़रूरी है ताकि आप रिटर्न को मैनेज कर सकें। अब एक बंदा है, वो आइटम बेचता है 20 पाउंड की और उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है 1 पाउंड का, ठीक है, समझें इस चीज़ को, सिर्फ 1 पाउंड कमा रहा है वो उसके अंदर से। अब वो 10 आइटम्स बेचता है, ठीक है, और 10 आइटम्स बेचने के बाद उसकी अगर एक भी रिटर्न आ जाती है और उसको तकरीबन 5 पाउंड की उसको रिटर्न कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न कॉस्ट तो ज़्यादा है, 1 पाउंड आपने अपना नेट प्रॉफिट रखा है, रिटर्न कॉस्ट आपकी आएगी तकरीबन 3-4 पाउंड तक या 5 पाउंड तक चली जाती है, लेट्स सपोज। तो वो आदमी को 5 आइटम बेचने पड़ेंगे सिर्फ अपनी एक रिटर्न की लॉस की रिकवरी के लिए। कहानी समझ आ रही है अब? इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न जो है उसको आपस में आपने लिंक करके देखना है कि मेरी एक रिटर्न के ऊपर मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है। 5 पाउंड अगर मुझे रिटर्न करने पे मुझे 5 पाउंड लॉस हो गया, ठीक है, कंप्लीट। तो अब आपने देखना ये है कि एक आइटम जब मैं बेच रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट होता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, हमेशा आपकी रिटर्न की जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप लोग ईजिली रिटर्न कॉस्ट को मैनेज करते हैं। अगर तो डबल हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी रिटर्न कॉस्ट बनती है 3 पाउंड और आपका प्रॉफिट है 6 पाउंड पर आइटम। ये तो बल्ले बल्ले है और ये बहुत कम होगा, बहुत मुश्किल से होगा इस तरह। तो मैंने ये एक ज़्यादा ही आइडियल सिनारियो दिया। इक्वल आप कर सकते हैं कि जितने का आइटम आपने प्रॉफिट कमाया और एक आइटम को रिटर्न पे जो कॉस्ट पड़ी वो इक्वल हो सकती है। तो इक्वल की तरफ जाएं या इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसलिए आपने कोशिश ही करनी है आपका प्रॉफिट आपकी रिटर्न कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर आपकी उससे कम होगा तो आपकी अगर ज़्यादा रिटर्न आती हैं तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आइटम्स का जाएगा। अब आप एक आइटम रिटर्न आ रही होगी, आपको 3 आइटम का प्रॉफिट आ रहा होगा, 3 आइटम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो उसमें से माइनस हो रहा होगा। तो ये नॉनसेंस है। इस आप वैट पे वैट दे रहे हैं, आपने 3 आइटम्स पे वैट भी दे दी, ठीक है, आपने सबको खुश कर दिया, आपने डिलीवरी वाले को खुश कर दिया, यानी फुलफिलमेंट वालों को भी खुश कर दिया, आपने आपने क्या कहते हैं अपने वर्कर्स को वेजेस भी दे दी, सब कुछ रेंट शेंट सब दे रहे हो या जो भी कर रहे हो। अगर अपने वेयर हाउस से काम कर रहे हो, अगर एफबीए कर रहे हो तो आप उधर एफबीए की फ़ीस 3 आइटम्स की दे रहे हो, और उसके बाद वो जो कोरियर वाला उनके एफबीए अमेजोन वालों का डिलीवरी करने जा रहा है उसने भी अपने पैसे ले लिए, सब ने आपसे पैसे ले लिए, लेकिन आपके 3 आइटम का प्रॉफिट लॉस हो गया सिर्फ एक आइटम की रिटर्न से। होपफुली आपको इसमें रिटर्न का और प्रॉफिट का लिंक समझ आया होगा कि पैरेलल कैटेगरी में अगर आप घुसते हो तो आपको, या किसी भी कैटेगरी में घुसते हो, पैरेलल तो मैं आपको मिसाल पे दे दी ना, आप किसी भी कैटेगरी में घुसते हो तो रिटर्न को और प्रॉफिट के को कैसे आपने आपस में लिंक करना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई अभी भी तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, मैं आपको फर्दर अच्छे तरीके से किसी और वीडियो में सिस्टम पे जाके भी एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।